हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार एक बार फिर आप सभी प्यारे बच्चों का एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चल रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम पढ़ने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन होने के साथ साथ बहुत इसेंशियल पोर्शन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ से आए, कैसे स्टार्ट हुए, इसको समझने के लिए वर्नर्स थ्योरी को समझना, वर्नर्स थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत इजी सी थ्योरी है, 5 मिनट भी इस थ्योरी को समझने में नहीं लगते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस थ्योरी को पढ़ना चाहिए सबसे पहले। लेकिन मैं इस थ्योरी को आपको पढ़ा रहा हूं लेक्चर नंबर 3 में। उसका जो मेन रीजन बेटा है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनको समझने के बाद जब हम वर्नर्स थ्योरी को समझते हैं तो ये हमको बहुत इजीली समझ आ जाती है। तो वर्नर्स थ्योरी 1892 से ये कहानी स्टार्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था। एल्फ्रेड वर्नर साहब एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी स्टार्ट की 1892 में। कैसे स्टार्ट की, क्या किया उन्होंने, यही हम इस थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे टाइम नहीं लगाते हुए हम उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं जो वर्नर साहब ने किए, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ पॉस्टुलेट्स दिए और उन पॉस्टुलेट्स को ही हम कहते हैं वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो वर्नर साहब ने, अल्फ्रेड वर्नर साहब ने 1892 में एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या किया कि COCl3 कार्बोनेट क्लोराइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई। डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब रिएक्शन कराई तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स वहां पर देखने को मिले। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड है इसको डिस्कस करूंगा मैं लेटर ऑन। उसके बाद ये वर्नर्स थ्योरी के पॉस्टुलेट हैं जो उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप बच्चों के लिए बताए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन वर्नर थ्योरी को पढ़ने के लिए बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम वापस पॉस्टुलेट्स पे जाते हैं। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उनको हम समझेंगे, और उसके बाद पॉस्टुलेट्स की बारी आएगी। तो ये एक कंपाउंड हमारे पास है CONH3 6। ये कंपाउंड हम कई बार पढ़ चुके हैं, और ये रहा Cl3। तो कंपाउंड क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है COCNH3 Cl3। जब इस कंपाउंड को आयोनाइज करते हैं बच्चों, तो आयनाइजेशन पे ये कंपाउंड इस तरह से वाटर के अंदर ही आयनाइज करेंगे, तो वाटर के अंदर इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है। CONH3 3 पॉजिटिव और 3Cl माइनस आयन ये कंपाउंड देता है। जब वर्नर ने इस कंपाउंड को स्टडी किया तो वर्नर ने बताया कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, दैट इज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। ये पॉस्टुलेट में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सी वैलेंसी होती हैं? एक बेटा होती है प्राइमरी वैलेंसी, लिखते जाना, नोट करते जाना, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम समझते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन को जानते हैं कि इसमें जो CO है वो सेंट्रल मेटल एटम है। NH3 6 यानी कि 6 अमोनिया लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, और जो 3Cl माइनस हैं ये काउंटर आयन है, यानी कि ये इस कॉम्प्लेक्स आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स आयन पे जो चार्ज है उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है,
तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, आप समझ लें ये होती हैं सेंट्रल मेटल एटम की। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसी होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? बेटा प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल। कौन सी वैलेंसी होती है? आयनाइजेबल वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी। आयनाइजेबल है तो कौन इसको सेटिस्फाई करेगा? इसको जो नेगेटिव आयंस हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर पता लगाना हो कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो आपको देखना है, क्या देखना है? जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है आपको। क्या देखनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, नेगेटिव आयंस इसको सेटिस्फाई करते हैं। और कैसे पता चलता है? जो प्राइमरी वैलेंसी है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। दूसरी क्या बात है प्राइमरी वैलेंसी के बारे में? प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं बेटा नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है यहां पे। ठीक है। अब नाउ कम टू सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती हैं। ये डिफरेंस आप दोनों वैलेंसीज में समझ लें और यही आपकी वर्नर थ्योरी हो जाएगी। नॉन आयनाइजेबल होती हैं सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सेटिस्फाई करता है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? जो लिगेंड्स होते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं लेक्चर नंबर 3 में आपको वर्नर थ्योरी समझा रहा हूं। जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और जो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को क्या कहते थे हम? जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनको हम कहते थे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कंपाउंड में? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी जो होती है सेकेंडरी वैलेंसी, इसको आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है। और क्या बात बताई? ये डायरेक्शनल होती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी बेटा डायरेक्शनल होती हैं। डायरेक्शनल से मतलब क्या है आप ये समझ लो। डायरेक्शन से मतलब है कि ये किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री बताती हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन आपने पढ़ा है ना, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री बताती हैं। जो सेकेंडरी वैलेंसी हैं वो डायरेक्शनल होती हैं और वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करती हैं। ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको वर्नर थ्योरी के बारे में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको वर्नर थ्योरी समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल है। ठीक है। तो बात समझ में आई, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ कम टू द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। यही पोस्टुलेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम है जो कि एक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट है, एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कौन सी वैलेंसी होती है बेटा? प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ध्यान से समझना। और जो ये स्लाइड पे मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया है, इसके साथ इन चीजों को रिलेट करना तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल समझ आ जाएगी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी लिंक होता है, लिंकेज है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है। और कैसे देखते हैं? जो उस कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वही आप मान लो कि भाई प्राइमरी वैलेंसी है उस कंपाउंड के लिए। अभी बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया नॉन आयनाइजेबल होती हैं। ठीक है।
and corresponds to the coordination number of the central metal atom or ion। बहुत सिंपल सी बात। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। सेकेंडरी वैलेंसी बहुत इजीली आप ढूंढ लेंगे, ये ट्रिक याद रखना। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इस तरह से आप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर बता दूं, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये सिंपल ट्रिक है टू अंडरस्टैंड द concept of primary valency and secondary valency given by Alfred Werner। बात समझ में आ गई। इसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो डायरेक्शनल होती हैं। इसका मतलब है दैट इज दे पॉइंट इन डेफिनिट डायरेक्शंस एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। बात समझ लो आप ध्यान से, ठीक है। वहीं अगर हम देखें प्राइमरी वैलेंसीज के बारे में बात करें तो बेटा प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यही बात वर्नर ने बताई है। अब एक छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे रह जाती है, जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप देखो, जो हमारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है बेटा CONH3 और कितने काउंटर आयन है? 3 काउंटर आयन Cl3। इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। किस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं बेटा? इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो अमोनिया, यहां पे आप लिखो अमोनिया, इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। यहां पे आप लिखो अमोनिया, ठीक है बच्चों, यहां पे आप लिखो अमोनिया, क्योंकि ये जो अमोनिया है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेकेंडरी वैलेंसी हुई जो कि डायरेक्शनल है। ये हमने इस डायग्राम में डायरेक्शनल सेकेंडरी वैलेंसी है ये हमने शो कर दिया है। अब इसके बाद बात आती है कि जो हमारा ये कंपाउंड है इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है। तो प्राइमरी वैलेंसी को इस तरह से डॉटेड लाइन है ये Cl-, ठीक है जी, Cl- डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है, ये सब जो अमोनिया है ये डायरेक्शन में है एक। दैट्स व्हाई दे आर डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। कौन सी ज्योमेट्री है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। CONH3 तो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी वो किसकी वजह से बनी? अमोनिया की वजह से बनी, लिगेंड्स की वजह से बनी, कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से बनी। तो इसलिए इनको हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल है। ये Cl- फिक्स नहीं है इनकी पोजीशन, आप कहीं भी कोबाल्ट के साथ इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन से रिप्रेजेंट होती है और प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। और इस तरह से आप बच्चों इसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत मोटी मोटी सी बातें आपकी वर्नर्स थ्योरी के बारे में हो जाती है। नाउ कम टू द सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड पे हमने लिया कि वर्नर साहब ने एक्सपेरिमेंट कौन से किए थे। बातें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये भी समझ लेते हैं। डिफरेंट प्रोपोर्शन में कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन वर्नर साहब ने करा दी, अल्फ्रेड वर्नर साहब ने रिएक्शन करा दी। तो वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में कराई,
तो दे फाउंड डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, और किस तरह से डिस्टिंग्विश किया उन्होंने उन कंपाउंड्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स। तो जब ये कंपोजिशन लिया, ये वाला COCl3.6NH3, तो येलो कलर का कंपाउंड एक मिलता है। COCl3.5NH3 लिया तो पर्पल कलर का कंपाउंड मिलता है। COCl3.4NH3 लिया तो ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है, और COCl3.3NH3 लिया तो वायलेट कलर का कंपाउंड मिलता है। इस तरह से डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब उन्होंने इन कंपाउंड्स की रिएक्शन कराई बच्चों, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हमको मिले। समझ में आई बात? तो इन कंपाउंड से क्या समझ में आया? इन रिएक्शन से समझ में आया कि ये कंपाउंड डिफरेंट है, और यहीं से कॉन्सेप्ट समझ में आया एल्फ्रेड वर्नर साहब को कि प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, और क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ये हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। यहां इस स्लाइड में भी यही है, और जो मैंने यहां पे आपको बताया इस स्लाइड में भी यही है कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है। कहने का मतलब ये है 4-5 बातें हैं जो आपको वर्नर्स थ्योरी के बारे में याद रखनी है, ध्यान रखनी है, समझनी है। कौन सी बातें हैं? प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल एटम की, एक बात। दूसरी बात, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। तीसरी बात, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। अब यहां पे एक बात और लिख दो कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको यहां पे बता दिया। ठीक है, डायरेक्शनल होती हैं, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करती हैं, होती हैं। तो डायरेक्शनल होते हैं तो क्या करते हैं, ज्योमेट्री डिसाइड करती हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो ये 4-5 बातें हैं इंपॉर्टेंट सी जो आपको ध्यान रखनी है, और इनको ध्यान रखने के लिए बच्चों ये जो स्लाइड है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक साइड हो जाता हूं, इसकी शॉट ले लो, ले लिया। तो यहां पे फिर समझ लो, आपके जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से डिसाइड होती है। सेंट्रल मेटल एटम की उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप बस देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना मैंने सेकंड लेक्चर में आपको सिखा दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे बता दिया आपको कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है बहुत छोटा सा लेक्चर, बहुत इजी सा लेक्चर, जिसमें हमने समझा वर्नर्स थ्योरी को। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।